पिछले लेक्चर में हमने पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में DSM-4 या DSM-5 दोनों में ही क्लस्टर ए में जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स दिए हैं वो करने शुरू किए थे। लास्ट लेक्चर में हमने क्लस्टर ए से पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर और स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कंप्लीट किया था। आज के लेक्चर में हम लेंगे स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो क्लस्टर ए का थर्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और आखिरी पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। साथ ही हम क्लस्टर बी शुरू करेंगे जिसमें से पहला पर्सनालिटी डिसऑर्डर हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर यहां पर हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से जो कि क्लस्टर ए का आखिरी पर्सनालिटी डिसऑर्डर या व्यक्तित्व विकार है। इसको डायग्नोज करने के लिए DSM-4 में जो क्राइटेरिया दिया गया है वो कुछ इस प्रकार है। A pervasive pattern of social and interpersonal deficits marked by acute discomfort with and reduced capacity for close relationships as well as by cognitive or perceptual distortions and behavioral eccentricities as indicated by at least 5 of the following। और यहाँ नीचे आप लिस्ट देख रहे हैं कुछ लक्षणों की, और ये 9 लक्षण जो दिए हैं इसमें से कम 5 मिलने चाहिए जब हम कहेंगे कि स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लक्षण मिल रहे हैं। याद रखिए पिछले दोनों पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो हमने देखे जो कि क्लस्टर ए में आते हैं, पैरानॉइड और स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, उन दोनों में ही जितने लक्षण दिए हुए थे उसमें से कम 4 मिलने की आवश्यकता बताई गई थी, पर यहाँ पर 5 लक्षण मिलने चाहिए। तो यहाँ पर पहले क्राइटेरिया में कहा जा रहा है अ परवेसिव पैटर्न ऑफ सोशल एंड इंटरपर्सनल डेफिसिट्स। परवेसिव जैसा आपको पहले बताया गया है यानी व्यापक, व्यक्ति के जीवन के हर पहलू को छूता हुआ, सिर्फ एक हिस्से को प्रभावित नहीं करता हुआ बल्कि सब हिस्सों में उसका असर दिखाई दे, जैसे कार्य क्षेत्र पे, घर में, अपने पर्सनल कामों में, दूसरों के साथ संबंधों में, हर जगह ये कठिनाई या ये पैटर्न व्यवहार का दिखाई दे। तो परवेसिव पैटर्न ऑफ सोशल एंड इंटरपर्सनल डेफिसिट्स, सामाजिक और अंतरवैयक्तिक कमियां किस तरह की कैसे दिखेंगी ये? तो ये सामाजिक और अंतरवैयक्तिक कमियां इस तरह से दिखाई देंगी कि व्यक्ति को acute discomfort with and reduced capacity for close relationships, ऐसे व्यक्तियों में कोई भी संबंध बनाने में, करीबी संबंध बनाने में उन्हें न सिर्फ असहज महसूस होता है बल्कि उनकी क्षमता भी कम होती है कि वो इस तरह से करीबी संबंध किसी से बनाकर रख सके। मतलब डिस्कम्फर्ट भी है, उनको सहज भी नहीं महसूस होता ऐसे संबंधों में, और साथ ही उनमें क्षमता की भी कमी है कि वो ऐसे संबंध बना सके। आपको ये लग रहा होगा कि ये तो काफी कुछ स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से मिलता जुलता है, और ये है भी। यहाँ तक का पार्ट स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से मिलता हुआ है, पर इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है, कुछ आगे भी है। एज वेल एज बाय कॉग्निटिव और परसेप्चुअल डिस्टॉर्शंस एंड बिहेवियरल इसेंट्रिसिटीज, यानी इन लक्षणों के साथ साथ इनमें संज्ञानात्मक तौर पे या प्रत्यक्षीकरण के स्तर पे कुछ विकृतियां पाई जाती हैं। एंड बिहेवियरल इसेंट्रिसिटीज, व्यवहारिक तौर पर थोड़ा अजीब व्यवहार, अजीबोगरीब तरह का व्यवहार, सनकीपन किस्म का दिखाई देता है। और ये चीजें कैसे परिलक्षित होती हैं, कैसे देखने में आती हैं? तो नीचे जो 9 तरह के लक्षण बताए गए हैं इनमें से कम कोई 5 व्यक्ति में नजर आ रहे हैं, तो हम डायग्नोज करेंगे कि स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। हालांकि ये सारे ही लक्षण भी व्यक्ति में हो सकते हैं। अब ये लक्षण क्या है तो देख लेते हैं। पहला है आइडियाज ऑफ रेफरेंस। इन लोगों के मन में ऐसे विचार होते हैं कि कुछ चीजें, कुछ घटनाएं इनके संदर्भ में हो रही हैं या इनके लिए कोई इशारा या कोई संदेश लिए हुए हैं। इसको और बेहतर हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे जहां पर एग्जाम्पल्स के साथ ये सारे लक्षण बताए गए हैं। तो आइडियाज ऑफ रेफरेंस में हो सकता है कि किसी ने कोई बात कही, स्कूल के नोटिस बोर्ड पर कोई नोटिस लगी हुई है जो
सबके लिए है, सारे स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन किसी व्यक्ति को जिसको स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा, उसे लग सकता है कि नहीं, ये खास तौर पर मेरे ही लिए है, इसमें छुपे हुए अर्थों में मेरी तरफ इशारा किया जा रहा है, मेरे लिए इसमें कुछ खास संदेश छिपा हुआ है। टीवी पर कुछ आ रहा हो, कहीं बाहर दुकानों पर, चौराहों पर कोई मैसेज लिखा हो, कोई पेंटिंग पोस्टर हो, तो इन्हें लग सकता है कि इसमें कुछ छिपा हुआ अर्थ है, कुछ ऐसी बात है, कुछ एक संदेश है जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है और लोगों को पता न चले, पर इस तरह से छुपे हुए रूप में लिखा है और मेरे से ही संदर्भित है, मेरे ही कंटेक्स्ट में ये चीज कही गई है। तो ऐसे विचार इन लोगों में हो सकते हैं। दूसरा है ऑड बिलीव्स और मैजिकल थिंकिंग। ऐसे लोगों में अजीब तरह का कुछ विश्वास होता है, अजीब तरह की चीजों में ये मानते हैं और जादुई किस्म के इनके सोच विचार हो सकते हैं, जादू वगैरह में ये बिलीव करते हैं। तीसरी चीज है अनयूजुअल परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस। इन्हें असामान्य तरह के प्रत्यक्षीकरण हो सकते हैं, कुछ अजीब तरह की चीजें सुनाई दे सकती हैं, दिखाई दे सकती हैं, कुछ अलग तरह का अनुभव हो सकता है। हालांकि यहाँ ध्यान रखिए, जो अनयूजुअल परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस बोल रहे हैं वो हेलुसिनेशन और डिल्यूशन के स्तर की कभी कभी होती हैं, जब इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है या किसी मुसीबत में है, तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं कि जो चीजें नहीं है वो भी दिखाई दे रही हैं, हेलुसिनेशन हो सकता है, लेकिन ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। सिजोफ्रेनिया की तरह से इसमें हर समय हेलुसिनेशन हो, अक्सर हेलुसिनेशन हो, ऐसा नहीं पाया जाता है। कुछ अन्य तरह के प्रत्यक्षीकरण, कुछ अन्य तरह के अनुभव इन्हें हो सकते हैं जो कि असामान्य या अजीबोगरीब तरह के होते हैं, जैसा आम लोगों में नहीं होता। अगला है ऑड थिंकिंग एंड स्पीच। इनके सोचने का तरीका, इनके बातचीत करने का तरीका, जो बातें कर रहे हैं, ये सारी भी थोड़ी अजीबोगरीब किस्म की होती है। अगला सस्पिशियसनेस और पैरानॉइड आइडिएशन। शक करने की प्रवृत्ति, बहुत ज्यादा शकी होते हैं। और पैरानॉइड आइडिएशन, इतना ज्यादा शक करना या समझना कि सामने वाला मेरे लिए खतरनाक है, मुझे किसी तरह से हार्म पहुंचाना चाहता है, मेरा अहित करना चाहता है, मेरे पीछे कोई पड़ा है, मेरी जान लेना चाहता है, मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है, इस तरह के सोच विचार इनके होते हैं। अगला है इनएप्रोप्रिएट और कॉन्स्ट्रिक्टेड एफेक्ट। इनकी जो भावनाएं होती हैं वो भी बहुत सही तरह की नहीं होती हैं, अनुचित किस्म की होती हैं, सही तरह की नहीं होती हैं, और संकुचित भावनाएं होती हैं। संकुचित यानी बहुत खुलकर नहीं ये व्यक्त कर सकते चीजों को, इनकी भावनाओं की सीमा जो है वो बहुत विस्तृत नहीं है, बहुत कम ही भावनाएं ये महसूस कर पाते हैं और बहुत कम तीव्रता के साथ। अगला सिम्टम बिहेवियर और अपीयरेंस दैट इज ऑड, इसेंट्रिक और पेक्यूलियर। इनका व्यवहार और इनका हुलिया, इनका अपीयरेंस ऐसा होता है जो अजीब लगता है, थोड़ा नॉर्मल से हट कर रहता है, थोड़ा सनकीपन सा दिख सकता है और अजीबोगरीब समझ में आता है लोगों को। अगला लैक ऑफ क्लोज फ्रेंड्स और कॉन्फिडेंस। इनके जीवन में करीबी दोस्तों या विश्वास पात्र लोगों की कमी होती है जिनमें ये भरोसा कर सकें और उनको अपनी बातें कह सकें। और आखिरी एक्सेसिव सोशल एंजाइटी दैट डज नॉट डिमिनिश विद फेमिलियरिटी। ये इनमें एक खास चीज है कि इनके अंदर सोशल एंजाइटी, सामाजिक दुश्चिंता काफी ज्यादा होती है और दूसरे लोगों से समय के साथ जब परिचय बढ़ता भी जाता है तो भी इनकी ये दुश्चिंता, ये एंजाइटी कम नहीं होने पाती। तो इन सारे 9 लक्षणों में अगर कम से कम कोई 5 लक्षण दिखते हैं तो एक क्राइटेरिया पूरा होता है सिजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लिए। अगला क्राइटेरिया जो कि बाकी दोनों डिसऑर्डर्स में भी हमने देखा कि ये लक्षण जो हैं ये ऐसे नहीं होने चाहिए कि व्यक्ति को, मान लीजिए सिजोफ्रेनिया है या मूड डिसऑर्डर है विद साइकोटिक फीचर्स या साइकोटिक डिसऑर्डर कोई अन्य प्रकार का है या कोई परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, एक व्यापक किस्म का विकासात्मक विकार, जब उनका डेवलपमेंट हो रहा था बचपन से लेके उस समय कोई विकार उनको हुआ हो, तो ऐसी चीजों के दौरान ये लक्षण नहीं आने चाहिए। अगर उन्हें ये बीमारियां हैं और तब ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो उन्हें उस बीमारी का लक्षण समझा जाएगा, न कि स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का।
यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे हैं जो कार्टून फिगर राइट साइड में बना हुआ है, स्कीज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो लक्षण हमने देखे, जो थोड़े समझने में मुश्किल हो रही होगी, उसका एग्जाम्पल यहाँ पर शो किया है। जैसे पहला था आइडियाज ऑफ रेफरेंस, जहां मैंने बताया कि इन्हें लगता है कि किसी प्रकार का मैसेज, कोई नोटिस, कोई भी टीवी पे कोई प्रोग्राम या न्यूज की कोई खबर, इस तरह की चीजें इन्हीं से जुड़ी हुई हैं, इन्हीं के संदर्भ में कही जा रही हैं खास तौर पर। जैसे आप देख रहे हैं एक लड़की है, रेडियो पर कुछ सुन रही है और सोच रही है, ओ माई गॉड, दिस सॉन्ग इज रिटन स्पेसिफिकली अबाउट मी, ये गाना तो बस खासकर मेरे ही लिए लिखा हुआ है, ऐसा उसको महसूस हो रहा है। इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मॉम लेफ्ट फूड ऑन हर प्लेट, शी इज ट्राइंग टू टेल मी समथिंग, दिस इज अ मैसेज। कह रही है कि माँ ने प्लेट में कुछ खाना छोड़ दिया है, वो मुझे कुछ कहना चाह रही है, ये किसी चीज का इशारा है, ये किसी तरह का संदेश है मेरे लिए। तो बेवजह की चीजों में, मामूली की चीजों में, जिसमें कोई ऐसी बात नहीं है, उन्हें लगता है कि उसमें भी उनके लिए कुछ छुपा हुआ अर्थ है, कुछ छुपा हुआ मैसेज है जो कोई देना चाह रहा है। तीसरा, ऑड बिलीफ्स या मैजिकल थिंकिंग, जो अजीबोगरीब तरह के विश्वास इनमें होते हैं या जादुई चीजों में इनका जो यकीन होता है या सोच होती है। उसका उदाहरण देखिए, इफ आई स्लीप बिफोर 11:30 PM आई एम गोना विन द लॉटरी टुमारो। अगर आज मैं 11:30 बजे रात में, उस समय के पहले अगर मैं सो गई, तो कल मैं निश्चित तौर पे लॉटरी जीत जाऊंगी। तो ये मैजिकल तरह की थिंकिंग है, दो अलग अलग चीजों को जोड़ना, जैसे कुछ जादुई चीजों का मिलन होता है, दो चीजें जो आपस में कनेक्टेड हैं, जिसका कोई ऐसे अर्थ नहीं निकल रहा लॉजिकली कि क्यों जुड़ी होंगी ये दो चीजें, पर इस तरह की सोच रखना, तो इसको जादुई सोच कहते हैं कि मतलब जैसे कोई जादू है कि हाँ ऐसे करेंगे तो ये चीज हो जाएगा, इस तरह की थिंकिंग होना। फिर ऑड थिंकिंग या स्पीच, जो अजीबोगरीब सोच या विचार इनके होते हैं या बातचीत होती है। उसका उदाहरण देखिए, टुडे आई वॉज नॉट टॉकेबल कॉज द सन लाव्ड माई सैंडल्स पर्पलिंग फर विद द टाकोस। अब ये बात जो बोल रही है उनमें शब्द आपको समझ में आएंगे कि कुछ चीजें बोली तो जा रही हैं, लेकिन उनको जोड़कर कोई अर्थ आप नहीं निकाल पाएंगे, जैसे यहाँ पर ये बोल रही है, जैसे कि आज मेरे से बात किए जाने लायक था क्योंकि सूरज हंस रहा था, मेरे सैंडल जो थे वो पर्पल कलर के हो गए थे। उटपटांग चीजें जिनका कोई लिंक नहीं है, कोई पूरी तरह से अर्थ नहीं निकलेगा, इस तरह की चीजें ये बोलते हैं या सोचते हैं। अगला, ऑड और एसेंट्रिक अपीयरेंस, अजीबोगरीब या सनकीपन दिखता है इनके व्यवहार में, इनके पहनावे ओढ़ावे या हुलिये में। जैसे आप देख रहे हैं नीचे 5वें नंबर पे कि लड़की ने किस तरह का ड्रेस पहना हुआ है, सर पे एक छतरी टाइप की लगा ली है और क्या कह रही है, दिस इज माई फेवरेट बिजनेस एंसेम्बल, ये मेरा सबसे अच्छा बिजनेस ड्रेस है जो मैंने पहना हुआ है। छठा, सोशल एंजाइटीज एसोसिएटेड विथ पैरानॉइड फियर्स, जो उनकी सोशल एंजाइटी की हमने बात की कि सामाजिक दुश्चिंता इनमें होती है, लोगों से संपर्क बढ़ने, समय बीतने के साथ उनसे जान पहचान बढ़ने के बावजूद इनकी ये एंजाइटी कम नहीं होने पाती। जैसे वो लड़की वहां बैठी है और कह रही है, दे आर आउट फॉर मी, और सामने की तरफ दिखा रहा है कि दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं, जूली इज रियली कूल बट जस्ट अ लिटिल वियर्ड। तो वो वहां पे बैठ के सोच रही है कि ये लोग तो मेरे ही बारे में कुछ खुसर फुसर कर रहे हैं, मेरे ही बारे में बात हो रही है, और यहाँ इस केस में ये बात कर भी रहे हैं। और एक लड़का कह रहा है कि जूली तो वैसे काफी अच्छी लड़की लग रही है बट थोड़ी सी अजीबोगरीब है। तो इस तरह की चीजें इनमें होती हैं। तो ये जो भी लक्षण आपने देखे, इससे क्या पता चल रहा है कि सामाजिक तौर पे और अंतरवैयक्तिक संबंधों में काफी कठिनाइयां ये महसूस करते हैं, और ये काफी हद तक स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा उससे मिलता जुलता है। पर उसमें जो ये चीजें दिख रही थी, जो लक्षण थे स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के, वो स्किज़ोटाइपल में तो है ही, पर उसके अतिरिक्त भी कुछ और लक्षण हैं जो कि क्या थे, कॉग्निटिव और परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स, मतलब संज्ञानात्मक तौर पे, प्रत्यक्षीकरण के स्तर पे कई सारे विकार या अजीबोगरीब चीजें या सनकीपन सा इनके व्यवहार में, इनकी बातचीत में दिखाई देता है। इनकी थिंकिंग, इनके सोच विचार बहुत ही सुपरस्टिशियस होते हैं, ठीक है, बहुत ही इस तरह के विचार होंगे जो कि अंधविश्वास से भरे हुए होंगे और काफी पर्सनलाइज्ड, उन्हें लगेगा कि ये सब व्यक्तिगत तौर पर मेरे ही लिए है, मेरे ही लिए ये मैसेज है, मेरे ही लिए ये चीज कुछ कह रहा है, इस तरह की सोच होती है।
हालांकि ऐसा नहीं है कि इनका वास्तविकता से, यथार्थ से संबंध टूट गया हो, जैसा कि कब होता है, जैसे सिजोफ्रेनिया के केस में होता है, जहाँ पे साइकोटिक सिम्टम्स आते हैं, हेलुसिनेशन और डिल्यूशन होते हैं, जहाँ पर जो चीजें नहीं हैं वो भी उन्हें दिखाई और सुनाई दे रही हैं, जहाँ पर ये अपने ही अलग तरह की दुनिया में जी रहे हैं, कुछ अलग ही बातों पर ये विश्वास करने लग गए हैं जो आमतौर पे लोग नहीं करते हैं, जैसे दूसरे ग्रह के प्राणी मुझसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे दिमाग में एक चिप लगा हुआ है, इस तरह की सोच। तो इसको कहा जाता है कि वास्तविकता से, यथार्थ से व्यक्ति का संपर्क टूट गया है। ये साइकोटिक फीचर्स की निशानी है। तो इन लोगों में साइकोटिक फीचर्स आमतौर पे नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए ऐसे लक्षण देखे जा सकते हैं, खासकर तब जब ऐसे लोग बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति में होते हैं। इन लोगों को अक्सर लगता है कि इनके पास जादुई शक्तियां भी हैं, और कई बार इन्हें आप जादुई अनुष्ठान करते हुए देख सकते हैं। कुछ कुछ गतिविधियां, कुछ चीजें करेंगे जो जादू टोने से जुड़ी हो सकती हैं। आइडियाज ऑफ रेफरेंस, जैसा हमने देखा कि अपने संदर्भ में चीजों को लेते हैं। कोई भी बातचीत, कोई लोगों का इशारा, कोई और गतिविधियां, इनको लग सकता है कि इन्हीं की तरफ इशारा कर रही हैं या इनसे ही जुड़ी हुई हैं, इनसे ही संबंधित हैं। जैसे टीवी में अगर कोई न्यूज आ रही है तो उसको पर्सनली ले लेंगे कि ये बात जो बोली जा रही है छुपे हुए अर्थों में कही जा रही है, ताकि बाकी लोग ना समझें, लेकिन सिर्फ हम समझ पाए, इसका इशारा मेरी ही तरफ है। इस तरह की सोच इनकी हो सकती है। ऑड स्पीच, अजीब तरह से बातें करते हैं। जैसे भी आपने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में देखा कि बातें वो बोल रही हैं, शब्द हैं, शब्दों के कुछ अर्थ भी हैं, पर जोड़कर देखें तो उसका कोई सीधा मतलब नहीं समझ में आएगा। तो इस तरह की इनकी बातचीत होती है। और पैरानॉइड बिलीफ्स, शक करना बहुत ज्यादा कि दूसरे इनको हार्म करना चाहते हैं, इनको घायल करना चाहते हैं, इनकी इज्जत पे आज आ जाए, ऐसा कुछ प्रयास कर रहे हैं, इनकी बेइज्जती हो जाए, बदनामी हो जाए, शारीरिक तौर पे इनको नुकसान करना चाहते हैं, आर्थिक तौर पे करना चाहते हैं। इस तरह की शक पालना, ये पैरानॉइड बिलीफ होता है। तो इनका जो अजीब तरह का व्यवहार, बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, ये बहुत हद तक आपको लगेगा कि सिजोफ्रेनिया के पेशेंट से मिलता जुलता है। सिजोफ्रेनिया यानी मनोविदलता के जो मरीज होते हैं, उनमें भी लगभग ऐसे ही लक्षण देखने में आते हैं। और शायद यही कारण है कि कई बार सबसे पहले इसका डायग्नोसिस जब होता है सिजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, तो कई बार इसका डायग्नोसिस सिजोफ्रेनिया की तरह हो जाता है, सिंपल सिजोफ्रेनिया की तरह या लेटेंट सिजोफ्रेनिया की तरह। ऐसा सिजोफ्रेनिया जो बहुत उभर कर सामने नहीं अभी आया है, उसके कुछ हल्के लक्षण दिख रहे हैं, इस तरह से डायग्नोज हो जाता है, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा समानता है लक्षणों के मामले में सिजोफ्रेनिया से। अब यहाँ पर हम एक केस स्टडी देखते हैं, जिससे हमें और क्लियर होगा कि जो व्यक्ति सिजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं, उनमें ये लक्षण किस रूप में दिखाई दे सकते हैं, उनका जीवन किस तरह का हो सकता है। तो ये एक पेशेंट की कहानी है, एक महिला की कहानी है जो 32 साल की है, अविवाहित हैं, किसी नौकरी में नहीं है, कोई व्यवसाय नहीं कर रही हैं, अनएम्प्लॉयड है। और वो कंप्लेन करती हैं अक्सर कि उन्हें बहुत ही हवादार महसूस हो रहा है। अब इस तरह की अजीबोगरीब बातें, जैसा भी आपने देखा भी, तो इस तरह के और भी लक्षण आप इसमें पाएंगे जो अभी हमने लिस्ट देखी सारी। तो ये हवादार महसूस होना, ये इस तरह की अजीब तरह की सोच है जो आप नहीं समझ सकते कि व्यक्ति क्या फील कर रहा है या क्या कहना चाह रहा है। तो वो कंप्लेन करती कि उन्हें बड़ा हवादार महसूस हो रहा है। वो कहती हैं कि समय के साथ उन्हें अपने ही शरीर से एक अलगाव सा महसूस हो रहा है, जैसे वो अपने ही शरीर से, अपने ही भावनाओं से बिल्कुल अलग हो गई हैं। और ये फीलिंग समय के साथ बढ़ती जा रही है और इन्हें ज्यादा कष्ट देती जा रही है, इन्हें असहज महसूस होता जा रहा है। वो बोलती हैं कि हर दिन कई कई घंटों तक उन्हें महसूस होता है जैसे वो अपने ही शरीर से बाहर निकल के खुद को ही अपने जीवन में अलग अलग कार्य करते, अलग अलग गतिविधियां करते हुए देख पा रही हैं। और ये कहती हैं कि उन्हें अपने आसपास की दुनिया बड़ी नकली सी लगती है, हकीकत नहीं लगती, लगता है किसी सपने में है, कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो कहती हैं कि उन्हें खासकर तब अजीब लगता है जबकि वो शीशे में देखती हैं, खुद को आईने में देखती हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा अजीब महसूस होने लगता है खुद को देखकर।
उनका कहना है कि कई सालों तक उन्होंने ऐसा महसूस किया है कि वो लोगों के दिमाग को पढ़ सकती हैं। उनके अंदर ये क्षमता है जिसे क्लैरवॉयंस कहते हैं, कि आप दूसरों के दिमाग से संपर्क स्थापित कर लें या दूसरे के दिमाग को पढ़ सकें। तो कहती है कि मेरे में ये क्षमता है, बहुत सालों तक मैंने लोगों के दिमाग को पढ़ा है, मैं समझ जाती हूँ कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में उनके चल रहा है। पर वो ये बोलती हैं साथ में कि ये कैसे करती हूँ मैं, कैसे ये हो जाता है, इसका मुझे कोई अंदाजा नहीं है। उनके अनुसार उनके परिवार में कई सारे लोगों में ये क्षमता थी कि वो दूसरों की दिमाग को पढ़ पाते थे। वो इस विचार से ग्रस्त है, ये महिला जो है इस विचार से ग्रस्त है कि उनका जीवन में कोई बहुत ही खास तरह का मकसद है, कोई स्पेशल मिशन है उनकी जिंदगी का, लेकिन वो काफी कंफ्यूज्ड हैं, वो निश्चित नहीं है कि ये क्या मिशन है। ये महिला खास तौर से बहुत ही रिलीजियस हैं, धार्मिक किस्म की हैं, ऐसा नहीं है। और पब्लिक में जब होती हैं, जब किसी पब्लिक प्लेस में होती हैं, जैसे बाजार में है, सड़क पर जा रही हैं, तो बहुत ज्यादा महसूस करती हैं ऐसा कि वो बहुत कॉन्शियस हो जाती हैं। बहुत ज्यादा उन्हें महसूस होता है कि हाँ, लोग मेरी तरफ ही ध्यान दे रहे हैं, मुझे ही खास सब लोग नोटिस कर रहे हैं, मेरी ही तरफ सबका ध्यान है। कभी कभी ये तक उनको लगता है कि राह चलते जो अजनबी लोग हैं वो अगर रास्ता बदल ले रहे हैं तो मुझे देख के बदल रहे हैं, मेरी वजह से रास्ता काट के कहीं और चले आ रहे हैं, अपनी दिशा बदल दे रहे हैं। इस महिला के कोई दोस्त नहीं है, इन्हें अकेलापन भी लगता है, एकाकी महसूस करती हैं और दिन का ज्यादातर समय ऐसे ही तरह के ख्यालों में खोए हुए या टीवी पर सीरियल्स देखते हुए बिताती हैं। जब ये बात करती हैं तो उनके बात से समझ में आता है कि चीजें काफी स्पष्ट नहीं होती, बहुत अस्पष्ट रूप में बोलती हैं, सारगर्भित रूप में बोलती हैं और इस तरह से बोलती हैं जो बड़ा विचलित करने वाला तरीका है। उनकी बातें भी बहुत समझ में नहीं आती हैं, इनकोहेरेंट रूप में बोलती हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कि जो चीजें बोल रही हैं उसका अर्थ निकालना मुश्किल है। समझ में तो आ रहा है कि शब्द बोले जा रहे हैं, पर ओवरऑल उसका कुछ अर्थ आप निकाल पाए तो अर्थ नहीं निकल पाता है, वो पॉइंट मिस कर जाती है, जो कहना चाह रही हैं वो कन्वे नहीं कर पाती हैं। हालांकि आप सुन के समझेंगे तो लगेगा कि हाँ, बोला तो लैंग्वेज ही जा रहा है, शब्द भी समझ में आ रहे हैं, पर ओवरऑल मीनिंग आपको नहीं समझ में आएगी ऐसे लोगों की बातों की। ऐसा प्रतीत होता है कि वो थोड़ी शर्मीली स्वभाव की हैं, शकी भी हैं और उन्हें डर भी लगता है कि उन्हें लोग क्रिटिसाइज करेंगे, उनकी बुराई करेंगे। उनका वास्तविकता से संपर्क टूट गया हो ऐसा नहीं है, कोई हेलुसिनेशन, डिल्यूशन इस तरह की चीजें इन्हें नहीं है। उनको कभी किसी तरह का ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ा अपनी भावनात्मक समस्याओं के लिए। इनकी नौकरियां जो भी रही हैं कोई लंबी नहीं चली, थोड़े थोड़े समय के लिए किसी न किसी जॉब पर ये रहीं और जल्दी ही एक जॉब से दूसरे पर शिफ्ट कर गई, क्योंकि इनका इंटरेस्ट जल्दी ही खत्म हो जाता था, इनकी रुचि खत्म हो जाती थी उस नौकरी को करने में। तो ये जो आपने देखा, ये स्टोरी जो आपने देखी, ये ऐसी महिला की है जिसको स्कीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ है। और मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे कि काफी सारे लक्षण ऐसे इसमें दिखाई दे रहे हैं, जैसा हमने शुरुआत में 9 लक्षण देखे थे जो बताते हैं कि क्यों इस व्यक्ति को, क्यों इस महिला को स्कीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर डायग्नोज हुआ होगा। अगर इसके प्रेवलेंस की बात करें, यानी कितने लोगों में ये बीमारी पाई जाती है, ये विकार पाया जाता है, तो पूरी पॉपुलेशन के 3% लोगों में स्कीजोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर देखने में आता है। यहां भी ये पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है, महिलाओं में कम पाया जाता है। ऐसा ही क्लस्टर ए के बाकी दोनों डिसऑर्डर्स जो थे उसमें भी आपने देखा था कि पुरुषों में ज्यादा, महिलाओं में कम पाया जाता है, जो कि एक खास चीज है, क्योंकि ज्यादातर मानसिक परेशानियां जो हैं, खासकर अवसाद या दुश्चिंता, मूड डिसऑर्डर, कई प्रकार के और भी तरह की परेशानियां, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि महिलाओं में ज्यादा पाई जाती हैं, पुरुषों में कम। लेकिन ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो क्लस्टर ए के हैं, ये सारे देखे गए कि पुरुषों में ज्यादा दिखते हैं, महिलाओं में कम दिखते हैं। यहाँ ये कार्टून पिक्चर जो बनी हुई है, इसमें एक कार्टून के रूप में सिंपल तौर पे दिखाया जा रहा है कि स्कीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और स्कीजोटाइपल में क्या अंतर है। ये काफी हद तक समान है, लक्षण काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी एक बारीक अंतर है।
स्किज़ोइड में देखिए कि मछली जो है वो उस लड़के से कह रही है कि क्या हम लोग दोस्त बने, फ्रेंड। तो वो बोल रहा है नहीं, गो अवे मिस्टर फिश, आप चले जाइए, नहीं बात करनी है। तो स्किज़ोइड वाले जो होते हैं वो जानबूझकर सामाजिक तौर पे कटे कटे रहना चाहते हैं। उन्हें न इंटरेस्ट आता है किसी से दोस्ती करने में, और न उन्हें सुकून मिलता है इस तरह के करीबी संबंधों में, और उन्हें अपने आप में ही संपूर्ण महसूस होता है, उन्हें कमी महसूस भी नहीं होती है, और ज्यादा भावनात्मक नहीं होते, बहुत ज्यादा भावनाएं नहीं प्रदर्शित करते हैं। स्किज़ोटाइपल जो है उसमें भी इस तरह की चीजें दिखेंगी, पर साथ ही ये व्यक्ति कुछ अजीब तरह के सोच विचार, अंधविश्वास पालना, सनकी किस्म का व्यवहार और हुलिया होना, सोच विचार होना, बात करना, ये चीजें दिखती हैं। जैसे इस व्यक्ति को देखिए, इसने अपने ट्राउजर्स में ढेर सारा ब्रेड ठूस कर रखा हुआ है, और क्या कह रहा है, ऑलवेज कीप सम टोस्ट इन योर पॉकेट्स। अब ये इसकी कुछ अंधविश्वास वाली सोच है कि अपने पॉकेट में, जेबों में, कपड़ों के ढेर सारा ब्रेड या टोस्ट ठूस के रखेंगे तो उससे कुछ होगा। इस तरह की मैजिकल थिंकिंग, जादुई सोच, इस तरह के व्यवहार इनमें देखे जाते हैं। अब कारणों की बात करें अगर, तो हमेशा याद रखिए पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के कारण बहुत क्लियर कट नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें और याद कीजिए अगर पिछले लेक्चर से, कि स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में हमने देखा था कि उसमें बहुत ज्यादा अनुमानशिकता नहीं दिखती है, बहुत ज्यादा जीन्स का रोल नहीं समझ में आता है। पर उसके विपरीत स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कुछ हद तक, औसत दर्जे तक अनुवांशिकता देखी गई है। यानी अगर माता पिता में है तो अगली पीढ़ी में संभावना कुछ हद तक होती है कि उन्हें भी स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होगा। और सिज़ोफ्रेनिया से इसका संबंध पाया गया है, क्लियरली मिला है, शोध में ये चीज सामने आई है। जबकि याद कीजिए स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ये साफ तौर पे कुछ सबूत नहीं मिले थे कि सिज़ोफ्रेनिया से ये जुड़ा हुआ है। स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर सिज़ोफ्रेनिया से लिंक है, ऐसे सबूत नहीं मिले थे। पर स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ये साफ तौर पर बताया जा चुका है, ये शोध में क्लियरली पता चल चुका है कि सिज़ोफ्रेनिया से ये जुड़ा हुआ है। स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो मरीज होते हैं उनमें कई तरह की दिक्कतें देखी जाती हैं जो शोधों से पता चली हैं। जैसे कोई चलती हुई चीज है, कोई मूवमेंट में कोई चीज है, तो इसको ये अपनी दृष्टि से फॉलो नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई, मान लीजिए एक तितली उड़कर जा रही है, तो आप उसको उड़ते हुए देख सकते हैं, आप अपनी नजरें उसके साथ साथ घुमा सकते हैं, उसको उड़ते हुए देख सकते हैं। इन लोगों में जिन्हें स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, ये सही तरह से किसी उड़ती हुई या चलती हुई चीज को अपनी आंखों से फॉलो नहीं कर पाते हैं। इनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं में भी कमी पाई जाती है। ये लंबे समय तक किसी चीज पर अपना अवधान केंद्रित नहीं कर सकते, और इनकी वर्किंग मेमोरी जो होती है, इनकी स्मृति जो वर्किंग होती है, मतलब अभी कुछ समय की चीजें या अभी जो एक्टिवली काम कर रहे हैं उससे संबंधित चीजें याद रखने की बात अगर करें तो उसमें भी कमी पाई जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लिंक दिखा है हमें सिज़ोफ्रेनिया से, वो यहीं पर दिखाई देता है क्लियरली कि ये सारे लक्षण एक सिज़ोफ्रेनिया के मरीज में भी दिखाई देते हैं। उन्हें भी दिक्कत होती है, कोई उड़ती या चलती हुई चीज को अगर आंखों से लगातार फॉलो करना है तो ये चीज करने में दिक्कत होती है। संज्ञानात्मक क्षमताओं में अभाव मिलता है, लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते किसी चीज पर, और वर्किंग मेमोरी में भी परेशानियां दिखती हैं। सिज़ोफ्रेनिया से इसका सिज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एक जेनेटिक संबंध है, मतलब जीन्स कॉमन है दोनों बीमारियों में। ये बहुत लंबे समय तक अटकलें इसकी लगाई जा रही थी, ऐसा माना गया था कि ऐसा संबंध पाया जाएगा। और ये देखा भी गया है कि जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं सिज़ोफ्रेनिया के, यानी फर्स्ट डिग्री रिलेटिव कौन हो गए, वैसे सगे संबंधी जो कि आपसे डायरेक्टली लिंक्ड है। जैसे फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में आएंगे आपके माता पिता, अपने बच्चे, या आपके सहोदर, भाई बहन आपके जो होंगे, तो ये फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में आते हैं। और देखा गया है कि स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर ऐसे लोगों में पाया जाता है जो सिज़ोफ्रेनिया वाले मरीजों के फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं। तो इससे भी ये समझ में आता है कि सिज़ोफ्रेनिया और सिज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में
जीन्स की समानता है। जो किशोर वय के बच्चे, टीनेजर्स, स्कीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त हैं, उनमें ये रिस्क भी बढ़ जाता है, ये खतरा भी बढ़ जाता है कि वयस्क होने पर उनमें सीजोफ्रेनिया या सीजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स जो हैं वो पाए जा सकते हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि सीजोफ्रेनिया और सीजोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जेनेटिक लेवल पर काफी समानताएं हैं। अब हम शुरू करते हैं क्लस्टर बी, जिसमें 4 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं और उसमें आज हम पहला लेंगे हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। DSM-4 के क्राइटेरिया को अगर देखें तो हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को पहचानने के लिए 8 तरह के लक्षण बताए गए हैं, जिनमें से कम 5 का मिलना जरूरी है, तभी हम पहचान सकते हैं कि व्यक्ति में हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लक्षण हैं। तो देखते हैं कि ये लक्षण क्या है। A pervasive pattern of excessive emotionality and attention seeking as indicated by at least 5 of the following. एक व्यापक पैटर्न किस चीज का? एक्सेसिव इमोशनैलिटी, बहुत ही ज्यादा भावुकता का, एंड अटेंशन सीकिंग, दूसरों का ध्यान आकृष्ट करने की बहुत ज्यादा व्यापक जरूरत, बहुत अत्यधिक जरूरत। ये चीजें दिखाई देती हैं ऐसे व्यक्तियों में, जो कि इन 8 लक्षणों में प्रदर्शित हो सकती हैं। पहला, डिस्कम्फर्ट इन सिचुएशंस इन विच शी और ही इज नॉट द सेंटर ऑफ अटेंशन। वैसी परिस्थितियों में ऐसे लोगों को असहज महसूस होता है जहां पर वो सबके आकर्षण का केंद्र न हो, सब लोगों का ध्यान उन पर न लगा हो। ऐसी परिस्थिति में इन्हें असहज महसूस होने लगता है। सेकेंड, इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअली सेडक्टिव और प्रोवोकेटिव बिहेवियर, अनुचित रूप से दूसरों को रिझाने में, मादक व्यवहार करने में, दूसरों को आकर्षित करने में, कामोत्तेजक व्यवहार करने में और इनएप्रोप्रिएट तरीके से, अनुचित तरीके से करना, इस तरह का व्यवहार, ऐसा इन लोगों में दिखाई देता है। डिस्प्लेस रैपिडली शिफ्टिंग एंड शैलो एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, इनकी भावनाओं को व्यक्त करने का जो तरीका होता है ये शिफ्ट होता रहता है बहुत जल्दी जल्दी, एक भावना से दूसरी भावना पर तुरंत से चले जाएंगे। इनकी भावनाओं में ठहराव या गहराई नहीं होती, बहुत छिछले स्तर की भावनाएं होती हैं। वैसा ही महसूस भी करते हैं, गहराई से भावनाओं को महसूस भी नहीं करते और न ही उस तरह से प्रदर्शित ही करते हैं। तो सामने वाले को देखकर भी पता चलता है कि इनकी भावनाओं में सच्चाई नहीं है, ये जो महसूस कर रहे हैं उसमें कुछ गहराई नहीं है। अगला, कंसिस्टेंटली यूजेस फिजिकल अपीयरेंस टू ड्रॉ अटेंशन टू सेल्फ, अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए ये हमेशा सतत रूप से अपने शारीरिक पहनावे ओढ़ावे, अपने हुलिये, अपने लुक्स का इस्तेमाल करते हैं। हैज एन एक्सेसिव इम्प्रेशनिस्टिक स्टाइल ऑफ स्पीच, इनके बोलने का भी जो तरीका होता है वो इस तरह का होता है कि बहुत आसानी से लोगों को रिझा भी लेता है, लोग आसानी से इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, ये बहुत अच्छा इंप्रेशन डालते हैं बोलते वक्त, इस तरह से इनके बोलने का तरीका होता है। शोज सेल्फ ड्रामेटाइजेशन एंड एग्जैजरेटेड एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस, बहुत ही नाटकीय अंदाज में ये चीजों को करते हैं और इनकी भावनाओं को व्यक्त करने का जो तरीका भी होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर, छोटी सी भावना को, छोटी सी चीज को बहुत गुना, कई गुना बढ़ा चढ़ाकर और तीव्रता के साथ प्रदर्शित करते हैं। इज ओवरली सजेस्टिबल, इनमें एक ये लक्षण पाया जाता है कि बहुत आसानी से ये दूसरों की बातों में आ जाते हैं, जो सलाह दे दो, जो चीज कह दो, बहुत ही आसानी से मान लेते हैं। तो इन्हें बहुत आसानी से बेवकूफ भी बनाया जा सकता है, बहुत आसानी से यकीन कर लेते हैं दूसरों पर। और लास्ट, considers relationships to be more intimate than they actually are, ये संबंधों को बहुत ज्यादा मजबूत, करीबी या अंतरंग समझते हैं, जबकि असल में वैसे नहीं होते हैं वो संबंध। तो भी सोचेंगे कि बहुत ज्यादा निकटता है, बहुत बढ़िया संबंध है मेरा किसी व्यक्ति से, जबकि वैसा असली में नहीं होगा, तो भी इन्हें ऐसा महसूस होता है। तो इस तरह के 8 लक्षण जो दिए गए हैं, इनमें से कम अगर 5 मिलेंगे तो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोज होता है। अब जो हमने लक्षण देखे उससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये व्यक्ति अगर सबके आकर्षण का केंद्र नहीं है
तो इन्हें अच्छा नहीं महसूस होता। ये इस तरह का व्यवहार भी करते हैं, बहुत ज्यादा बहिर्मुखी स्वभाव के होते हैं, बहुत ही नाटकीय अंदाज में, बहुत ही जिंदा दिल किस्म के इंसान होते हैं। तो इसकी वजह से एक तरह से ये सुनिश्चित भी कर लेते हैं कि लोगों का ध्यान आसानी से इनकी तरफ आकृष्ट हो जाए। हालांकि इन चीजों की वजह से ये कहना मुश्किल है कि जो ये संबंध बनाएंगे उसमें गहराई रहेगी, उसमें ठहराव रहेगा, वो स्थिर किस्म के संबंध होंगे और संतुष्टि देंगे, ऐसा नहीं हो पाता है। क्योंकि बहुत ही जल्दी जो भी संबंध ये बनाते हैं, दूसरा व्यक्ति जो है, सामने वाला व्यक्ति जो है, वो इनको लगातार इतना ध्यान देते देते, इन पर इतना अटेंशन देते देते थकने लगता है। और इन लोगों को तो ये चीज चाहिए कि हर समय सब लोग मेरी ही तरफ ध्यान रखें, मुझे ही फोकस सब लोग करें, सबके आकर्षण का केंद्र मैं ही रहूं, सबका ध्यान मेरे ही तरफ लगा रहे। तो जैसे किसी का ध्यान इनसे हटता है तो इन्हें अच्छा नहीं महसूस होता है, और लोग भी लगातार सिर्फ इनको ध्यान देते देते एक समय बाद थकने लग जाते हैं। इसलिए इनके संबंध टिक नहीं पाते लंबे समय तक। अक्सर लोगों का ऐसा मानना होता है इनके बारे में कि ये बहुत ही आत्मकेंद्रित लोग हैं, बहुत ही घमंडी किस्म के लोग हैं, और दूसरों की रजामंदी, उनकी सहमति पाने, उनकी हाँ सुनने के लिए बहुत ज्यादा ही प्रयास करते हैं, कुछ ज्यादा ही हद तक चले जाते हैं। बहुत ज्यादा नाटकीय होते हैं, बहुत ज्यादा प्रतिक्रियात्मक होते हैं, छिछले स्वभाव के होते हैं, इनके स्वभाव में गहराई नहीं है, इनके व्यक्तित्व में गहराई और ठहराव नहीं है, और ईमानदार नहीं होते हैं संबंधों में। ऐसा दूसरे लोगों का विचार होता है इन लोगों के बारे में। इस विकार का अगर प्रिविलेंस देखें तो 2 से 3% लोगों में, पूरी जनसंख्या में, ये विकार पाया जा सकता है। और यहाँ पे एक खास बात ये है कि अभी तक जो आपने व्यक्तित्व विकार देखे, उसमें देखा गया कि पुरुषों में ज्यादा केसेस मिलते हैं उनके, महिलाओं में कम। पर यहाँ पर थोड़ी स्थिति उल्टी है, यहाँ पर महिलाओं में ये केसेस ज्यादा मिलते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के, पुरुषों की तुलना में। पर इसका एक संभावित कारण जो शायद कोई भी समझ सकता है, वो ये है कि अगर आप लक्षणों को देखें, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के जो लक्षण हमने अभी देखे, तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे लक्षण महिलाओं के ही लक्षण है, स्त्रियोचित लक्षण है। ये स्त्रियों में इस तरह के लक्षण आमतौर पे पाए जाते हैं, लेकिन इतने ज्यादा व्यापक रूप से, इतने ज्यादा अधिक मात्रा में नहीं। पर आमतौर पे ये स्त्रियों के ही गुण हैं जो कि थोड़े विकृत रूप में या बहुत ज्यादा गुना बढ़कर हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लक्षण बन जाते हैं। जैसे थोड़े नाटकीय अंदाज का होना, तो महिलाएं थोड़े से नाटकीय अंदाज की होती हैं पुरुषों की तुलना में। थोड़ा घमंडी होना, अपने रूप रंग को लेके, यौवन को लेके थोड़ा सा घमंड पालना, ये महिलाओं में आमतौर पे देखा जा सकता है। दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करना, खासकर विपरीत लिंग के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना, उस तरह के पहनावे ओढ़ावे की वजह से, उस तरह के व्यवहार से, इस तरह की चीजें महिलाओं में देखी जा सकती हैं। अपने रूप रंग को लेकर, अपने हुलिये को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहना, ये भी महिलाओं में देखा जाता है। तो एक तरह से यही सारी चीजें अगर कई गुना बढ़ जाएं या इतनी ज्यादा हद तक हो जाएं कि दिक्कत पैदा करने लगे, तो यही सारे लक्षण हमने अभी देखे जो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के थे। इसलिए अगर महिलाओं में ये ज्यादा दिखता है ये प्रॉब्लम, तो इसका एक पॉसिबल कारण ये हो सकता है। अब आते हैं एक केस स्टडी पर, जहां देखते हैं मारिया की कहानी। याद रखिए ये कोई असली नाम नहीं होगा, ये एक नकली नाम दिया गया है। असली जिसका भी ये केस स्टडी है वहां पे रियल नाम यहाँ पर नहीं रिवील किया गया होगा। तो मारिया एक हाउसवाइफ है, एक गृहिणी है, 24 साल की है, और उन्हें देखा गया कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थी काफी दिनों बाद, जबकि वो पकड़ के लाई गई थी। जब आवारागर्दी करते हुए उन्हें पाया गया, इधर उधर भटकते हुए सड़कों पर पाया गया। और कैसे वो उस स्थिति में पहुंची, तो उनके पति एक दिन उन्हें बस स्टेशन पर छोड़कर वापस लौट गए कि आप अपने घर जाइए, अपने मायके चले जाइए, अपने परिवार के पास जाइए, क्योंकि वो थक चुके थे उनके व्यवहार से और उनका ध्यान रखते रखते, उनकी तरफ पूरा अटेंशन देते देते। तो वो उन्हें बस स्टॉप पर छोड़कर चले गए कि आप अपने घर चले जाइए बस पकड़कर। और फिर कुछ दिनों बाद पाया गया कि वो इधर उधर भटक रही थी और पकड़ के उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया। जब उन्हें एक साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाया गया जो एक पुरुष था, तो वहां पर उससे मिलने जब मारिया पहुंची
इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए, तो पूरी बन ठन कर बहुत ही स्त्रियोचित कपड़ों में, बहुत ही दूसरे विपरीत लिंग को आकर्षित करने वाले कपड़ों में ये पहुंचे। अपने बाल की भी साज सज्जा इन्होंने बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाकर रखी थी। बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि ये किसी साइकाइट्रिस्ट के पास जा रही हैं, किसी मनोरोग विशेषज्ञ के पास जा रही हैं। बिल्कुल लग रहा था जैसे किसी पार्टी के लिए तैयार होकर पहुंची हो, इस तरह बन ठन कर वहां पर ये पहुंची। और पूरे साक्षात्कार के दौरान, क्योंकि पुरुष था जो विशेषज्ञ था, उसके साथ ये फ्लर्ट करती रही, उसे रिझाने की कोशिश करती रही और बच्चों जैसी हरकतें करती रही। जैसे बड़े लोग जिस तरह किसी को आकर्षित करने की कोशिश करेंगे थोड़े परिपक्व ढंग से, वैसे न करके बच्चों जैसी हरकतें करके उसको रिझाने की कोशिश करती रही। अपनी समस्याओं के बारे में और अपने जीवन के बारे में बहुत ही गोलमोल तरीके से, कुछ स्पष्ट रूप से उन्होंने नहीं बताया। उनका मेन जो कंप्लेन था, जो उनकी मुख्य शिकायत थी, वो ये थी कि उनके पति ने उनको छोड़ दिया है और अब वो अपने परिवार के पास भी वापस नहीं लौट सकती, अपने मायके भी वापस नहीं लौट सकती, क्योंकि उनके जो 2 भाई हैं उन्होंने उनका पहले शोषण किया है, तो वो वापस भी नहीं लौट सकती अपने परिवार के बारे में। उन्होंने ये भी कहा कि उनके कोई मित्र भी नहीं है कि उनके पास ही वो चली जाए। और उन्होंने बताया कि वो नहीं समझ पाती हैं कि आज तक उनकी कभी भी कोई महिला मित्र क्यों नहीं रही। उन्होंने ये बोला कि जो भी महिला मित्र वो बनाने की कोशिश करती हैं, वो पता नहीं क्यों इन्हें पसंद नहीं करती हैं और कुछ देर बाद इनको छोड़कर चली जाती हैं। और उन्होंने जो विशेषज्ञ थे, जो मनोरोग विशेषज्ञ थे, जो साइकाइट्रिस्ट थे, उन्हें आश्वस्त किया कि वैसे तो मैं बहुत ही दयालु किस्म की महिला हूँ, बहुत ही अच्छी महिला हूँ, लेकिन फिर भी कोई मेरी महिला मित्र नहीं है, क्यों वो सब मुझे छोड़कर चली जाती हैं, ये मेरे समझ से परे है। उन्होंने बताया कि हाल ही में उनके पति से उनका बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था और कारण ये था कि वो लोग ड्राइविंग पर गए थे, रोड ट्रिप पे गए थे एक दूसरे दंपति के साथ, और वो दंपति इनके पति के दोस्त थे। और उस दंपति में जो पत्नी थी, उन्होंने मारिया पर इल्जाम लगाया कि वो उनके पति की तरफ कुछ ज्यादा ही रिझाने वाले व्यवहार कर रही हैं, कुछ ज्यादा ही मादक और कामोत्तेजित व्यवहार करने की कोशिश कर रही हैं। और ये सुनकर मारिया को बहुत दुख भी पहुंचा था, क्योंकि उनके अनुसार उनका व्यवहार तो बिल्कुल भी मासूम था, उसमें कोई ऐसी खराब नीयत नहीं थी और उनका व्यवहार किसी भी तरह से हद पार किया हो ऐसा उन्हें नहीं लग रहा था। तो उन्हें बड़ा तकलीफ भी पहुंची कि कैसे ये मुझ पर इल्जाम लगाया गया। और इस घटनाक्रम को लेके उनके पति से उनका बहुत बड़ा विवाद हुआ, जो कि पिछले 6 महीने में कई सारे विवादों में से एक था। उनके पति ने कई बार उन पर अलग अलग समय पर इल्जाम लगाया था और झगड़े हुए थे इस बात को लेकर कि उनका व्यवहार दूसरे पुरुषों के सामने बहुत ही अनुचित किस्म का होता है। सही ढंग का व्यवहार वो दूसरे लिंग के व्यक्तियों से नहीं करती हैं, बहुत ही घमंडी किस्म की है, बहुत छिछले किस्म का व्यवहार है और कितना ज्यादा उन्हें हर समय दूसरों का अटेंशन अपनी ओर चाहिए। इन चीजों को लेकर बहुत ज्यादा इनके बीच में पिछले 6 महीनों में झगड़े हुए थे। इन झगड़ों और बहस की वजह से, और क्योंकि इतना सब बोलने, बताने, समझाने के बावजूद मारिया अपना व्यवहार बदलने के लिए तैयार नहीं थी, इसकी वजह से उनके पति ने उनको छोड़ दिया था और वो बस स्टॉप पर उन्हें छोड़कर आ गए थे कि अब अपने घर चले जाइए। मारिया ने साइकाइट्रिस्ट से बोला कि क्या कभी आपकी कोई महिला मरीज आपके साथ प्यार में पड़ी है? जिस पर साइकाइट्रिस्ट ने थेरेपी में कॉन्सेप्ट होता है ट्रांसफरेंस और काउंटर ट्रांसफरेंस का, वो समझाना शुरू किया। ट्रांसफरेंस का कॉन्सेप्ट होता है कि थेरेपी के दौरान या मनोचिकित्सा के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि जो मरीज है, जिसकी थेरेपी या चिकित्सा चल रही है, वो किसी अपने अतीत में किसी खास व्यक्ति से कोई संबंध उनका रहा हो, जैसे माता पिता से, भाई बहनों से, किसी और संबंधी से कोई क्रोध, ईर्ष्या या प्रेम की भावना रही हो, तो वो थेरेपी के दौरान ये भावनाएं थेरेपिस्ट के प्रति प्रदर्शित करने लग जाते हैं। इस तरह से मन में कल्पना करके कि सामने वाला व्यक्ति मेरा पति है या मेरी माँ है या मेरे पिता है, और जो भी भावनाएं हैं वो उस तरह से व्यक्त करने लग जाते हैं। इसी को ट्रांसफरेंस कहते हैं। और काउंटर ट्रांसफरेंस तब होता है जबकि जो थेरेपिस्ट है या मनोचिकित्सक है,
वो ऐसी चीजें करने लग जाए क्लाइंट के प्रति, क्योंकि वो भी तो इंसान है और संभावना है कि उसके भी किसी जीवन में किसी के साथ कुछ भी संबंध रहे हों जो कि ईर्ष्या से भरे हुए, क्रोध से भरे हुए, नाराजगी से भरे हुए रहे हों, और वो ये सब भावनाएं क्लाइंट की तरफ प्रदर्शित करने लग जाए। तो इसको काउंटर ट्रांसफेरेंस कहते हैं। तो जब इन्होंने ये सवाल पूछा कि क्या कभी पहले आपकी महिला मरीज जो रही हैं वो आपके साथ प्यार में पड़ी हैं, तो साइकेट्रिस्ट को महसूस हुआ कि ये थोड़ा सा ट्रांसफरेंस, काउंटर ट्रांसफरेंस जैसा प्रतीत हो रहा है। उन्होंने ये कॉन्सेप्ट समझाना शुरू किया मारिया को, पर उन्होंने हंसकर इस बात को टाल दिया। और मारिया ने फिर क्या कहा कि आप इसको जो भी कहना चाहते हैं डॉक्टर साहब आप कीजिए, कहिए, काउंटर ट्रांसफरेंस कहिए, ट्रांसफरेंस कहिए, जो कहना है कहिए, पर सीधा और सच बात यह है कि आप हद से ज्यादा क्यूट हैं। तो मतलब आप यहाँ देख रहे हैं कि लगातार मारिया का फ्लर्ट करने वाला व्यवहार, दूसरे को रिझाने वाला व्यवहार विपरीत लिंग को चलता जा रहा है। और ये लक्षण और बाकी भी कुछ लक्षण जो आपने देखे इस कहानी में, इससे पता चलता है कि जो हमने 8 लक्षण देखे थे उसमें से काफी सारे लक्षण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उनके हस्बैंड जो थे वो उनके इस वर्ष के चौथे रिलेशनशिप या चौथा संबंध था, मतलब ये उनके चौथे पति थे सिर्फ इस 1 साल के अंदर। इस पर साइकेट्रिस्ट ने उनसे बोला कि कैसे इस तरह के छोटे छोटे समय में चलने वाले संबंध बस थोड़े समय के लिए रहे फिर खत्म हो गए, ऐसे संबंध अर्थपूर्ण कैसे हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि किसी संबंध की गहराई या अंतरंगता तो रातों रात भी बन सकती है। ये इस पर निर्भर नहीं करता कि आप किसी को कितने समय से जानते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आपने उनके साथ कितना समय बिताया है। तो इस तरह कहकर ये बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं मारिया, लेकिन इससे समझ में आ रहा है कि इनका कोई संबंध टिकने नहीं पाता। और यही हमने अभी लक्षणों में भी देखा था कि संबंध तो आसानी से इनके नए नए बन जाते हैं क्योंकि लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन संबंध टिकने नहीं पाते, लंबे समय तक चल नहीं पाते। यहाँ आप नीचे पिक्चर में देख रहे हैं जो एक लड़की है, उसने बड़े अच्छे से अपने बाल बनाए हैं, फूल वगैरह लगा के बहुत स्टाइल बालों में कराई है, कपड़े भी बहुत इस तरह के पहने हैं, बिल्कुल दूसरों को आकर्षित करने वाले। तो इस तरह के इनका पहनावा ओढ़ावा, चाल ढाल, बात करने का तरीका होता है कि दूसरे इनकी तरफ आकर्षित हो। और बिल्कुल दाहिनी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं उसमें इस डिसऑर्डर के, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के कुछ लक्षणों को एग्जाम्पल्स के तौर पे दिखाया गया है। जैसे पहला है कि वो हमेशा दूसरों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। तो ये महिला किसी स्टेज पर चढ़ गई है या किसी टेबल पर चढ़ गई है किसी पार्टी में और चिल्ला रही है, हे एवरीवन लुक एट मी, एरंट आई स्मार्ट, ऑसम एंड प्रिटी। मतलब टेबल पर चढ़कर ये चिल्ला रही है, सब लोग मेरी तरफ देखो, क्या मैं बहुत ही स्मार्ट और बहुत ज्यादा कमाल की और बहुत ज्यादा प्यारी नहीं दिख रही हूं। इस तरह से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करना। दूसरा, इनएप्रोप्रिएटली सेडक्टिव, दूसरों की ओर रिझाने वाला या कामोत्तेजक व्यवहार करना जो कि अनुचित रूप से करना। जैसे कि ये लड़की जो है, पीछे लड़के खड़े हैं 3-4 और उनको एक अलग अंदाज में हे बॉयज इस तरह करके अपनी आवाज से आकर्षित करना चाह रही है और थोड़ा सा स्टाइल वहां पर देने की कोशिश कर रही है। जबकि परिस्थिति देखिए क्या है कि ये स्टाफ मीटिंग है, वर्क प्लेस पर, कार्य क्षेत्र में कोई इंपॉर्टेंट मुद्दे पर मीटिंग होने जा रही है और वहां पर इस तरह का व्यवहार कर रही है। तो ये अनुचित किस्म का व्यवहार हुआ ऐसी परिस्थिति में। तीसरा, डिस्प्ले ऑफ शैलो इमोशंस, इनकी भावनाएं जो होती हैं बहुत ही छिछले किस्म की होती है, गहराई नहीं होती है भावनाओं में, और भावनाओं को व्यक्त करने का जो तरीका होता है उसमें भी गहराई नहीं नजर आती। जैसे देखिए कोई दूसरी लड़की है, वो रो रही है कि अभी अभी मेरा पालतू कुत्ता मर गया, और इस पर ये कह रही है, ओह हाउ सैड, एनीवे अबाउट द पार्टी टुमारो। तो तुरंत ही बोल रही, ओह ये कितने दुख की बात है, अच्छा इसको छोड़ो, कल में हमारी जो पार्टी होने वाली है उसके बारे में बात करते हैं। तो इससे पता चल रहा है कि ये जो भावनाएं अपनी व्यक्त करते हैं उसमें स्थिरता नहीं होती, उसमें गहराई नहीं होती, वो अपनी भावनाओं को सही तरह से व्यक्त नहीं करते हैं। चौथा, यूज फिजिकल अपीयरेंस टू ड्रॉ अटेंशन टू सेल्फ, अपना हुलिया, अपना
रूप रंग इसका इस्तेमाल करके लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, बिल्कुल स्टाइलिश पर्स लेके, एकदम ब्रांडेड गॉगल्स लगाकर, अपने कई सारे ऑपरेशंस करा के, ताकि अच्छे दिखे, नोज जॉब और ये सब चीजें उन्होंने कराई हुई हैं, बाल एकदम अच्छे से हाईलाइट करा के, कलर करा के, सब चीजें, बिल्कुल महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनना, जूते पहनना, इस तरह बन के ये तैयार हुई हैं। क्योंकि इन लोगों का काम ही ऐसा होता है कि सारे कपड़े और लुक्स और ये सब चीजें कराकर कैसे लोगों को आकर्षित करें। बाहरी तौर पे अपीयरेंस ऐसा होना चाहिए, मुझे ऐसा दिखना चाहिए कि सब लोग मेरी तरफ आकर्षित हो जाए। पांचवा, एग्जैजरेट एक्सप्रेशंस ऑफ इमोशंस। अपनी भावनाओं को जितना उपयुक्त है उससे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर प्रदर्शित करना। जैसे ये महिला देखिए, चिल्ला रही है, आगे दो लड़के जा रहे हैं और पीछे से चिल्ला रही है, डार्लिंग आई हैव मिस्ड यू सो मच। मतलब कह रही है, प्रियतम मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। और आगे देखिए दोनों लड़के क्या बात कर रहे हैं। एक लड़का जब ये सुनता है तो दूसरे से कह रहा है कि तुम उसको बहुत अच्छे से जानते हो, और वो लड़का कंफ्यूज होकर कह रहा है, नहीं, हम लोग तो सिर्फ एक ही बार मिले हैं। तो किसी से सिर्फ आप एक बार पहले मिले हैं और उसके बाद इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर चीजों को व्यक्त करना, बहुत ज्यादा भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शित करना, तो ये चीजें इनमें दिखाई देती हैं। और छठा, easily influenced by others, जो ओवरली सजेस्टिबल वाला हमने लक्षण देखा था कि बहुत आसानी से दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं, दूसरों की सलाह मान लेते हैं, आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है इन्हें। तो ये महिला टीवी पर कुछ शो देख रही है, कोई प्रोडक्ट है, कोई चीज का वहां पे प्रचार आ रहा है, एडवर्टीजमेंट आ रहा है, और वो देख के तुरंत प्रभावित हो गई कि मस्ट ऑर्डर नाउ, तुरंत फोन लेकर बैठ गई कि तुरंत मुझे ये ऑर्डर करना चाहिए। तो बहुत आसानी से ये लोग बेवकूफ बन सकते हैं या प्रभावित हो जाते हैं। अब इनके कारणों की बात करें तो देखा गया है कि हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक दूसरे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी जिसका नाम है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इससे काफी तरह से जेनेटिक रूप से मिला हुआ है, मिलता जुलता है, जीन्स की समानता मिलती है इन दोनों विकारों में। यानी हो सकता है सेम जीन्स हो जो कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कॉज करते हैं और हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का भी कारण बनते हैं। और देखा गया है कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जहां पुरुषों में ज्यादा पाया जाता है, वही सेम तरह के लक्षण महिलाओं में हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के रूप में देखे जा सकते हैं। ये भी बताया गया है, ये भी सलाह दी गई है कि हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर न्यूरोटिसिज्म और एक्स्ट्रावर्जन की अति को दर्शाता है। ये दो व्यक्तित्व के लक्षण हैं। न्यूरोटिसिज्म में होता है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा घबराता, चिंता करता, परेशान होता है जल्दी, इस तरह का लक्षण। और एक्स्ट्रावर्जन मतलब बहुत ज्यादा बहिर्मुखी स्वभाव का होना, बहुत ज्यादा घूमना फिरना, दोस्त बनाना, पार्टियां करना, एक्साइटिंग काम करने की कोशिश करना, एडवेंचर करना, इस तरह का व्यवहार। तो हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वालों में इन्हीं दोनों व्यवहारों की चरम सीमा देखने को मिल सकती है कि बहुत ज्यादा घबराए हुए, चिंतित, परेशान भी होते हैं कि लोग मेरी तरफ आकर्षित क्यों नहीं हो रहे, इस तरह का सोच रखते हैं। और बहुत ज्यादा एक्स्ट्रावर्टेड भी होते हैं, बहुत ज्यादा बहिर्मुखी स्वभाव के भी होते हैं कि बहुत आसानी से घुलना मिलना, पार्टियां करना, बातचीत करना, लोगों से आसानी से दोस्त बना लेना, ये चीजें इनमें दिखाई देती हैं। इनमें फैंटेसाइज करने की भी बहुत क्षमता होती है, बहुत कल्पना लोक में भी खोए रहते हैं, बहुत आसानी से चीजें सोचने विचारने लग जाते हैं। जो संज्ञानात्मक सिद्धांत देने वाले लोग हैं, कॉग्निटिव थ्योरिस्ट जो हैं, उन्होंने बोला है कि ये बीमारी जो है, ये विकार जो है, इसमें एक कारण ये हो सकता है कि संज्ञानात्मक तौर पर, यानी विचारों के स्तर पर, इन लोगों में कुछ विकृत तरह की सोच या विचार होते हैं जिनकी वजह से इस तरह का व्यवहार देखने में आता है। यानी ये कुछ इस तरह का विचार रखते हैं कि अगर मैं दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं कर पाऊं तो मुझे ये नहीं महसूस होगा कि मेरी कोई अहमियत है, मेरी कोई कीमत है। अपने सेल्फ वर्थ के सबूत के तौर पे ये ढूंढते हैं कि हाँ, कितने लोग मेरी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उससे पता चलेगा कि मैं कितनी अच्छी या काबिल हूं, इस तरह का। जैसे मान लीजिए ये लोग दिमाग में सोच रहे हो सकते हैं, अनलेस आई कैप्टिवेट पीपल आई एम नथिंग। यदि मैं दूसरों को अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पा रही हूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा होना बेकार है। या इस तरह की सोच, इफ आई कांट एंटरटेन पीपल दे विल अबैंडन मी। अगर मैं लोगों को
खुश नहीं रख पा रही हूँ, एंटरटेन नहीं कर पा रही हूँ, उन्हें अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो वो लोग सब मुझे छोड़कर चले जाएंगे। तो इस तरह की विकृत सोच और मानसिकता होने के कारण भी इस तरह की बीमारियां दिखाई दे सकती हैं, इस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जो किसी एक पुरानी हॉलीवुड मूवी का है, जिसमें जो महिला है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, आपको उसमें ये लक्षण दिखाई देंगे जो अभी तक आपने हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में देखे, कि कैसे इस तरह की महिलाएं पुरुषों को रिझाने में, बहुत बन-ठन कर रहने में, दूसरों का ध्यान आकर्षित करने में रहती हैं। ये चीजें आपको इस वीडियो में दिखाई देंगी। Any day now, so would have left college anyhow. Whoa, isn't it exciting, Scarlett? You know those 48 things. Thank you.